दोस्तों रशिया और नेटो की एक लंबी हिस्ट्री है। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, रशिया ने नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल 1991 ज्वाइन की, जिसके साथ ही नेटो के साथ रशिया का रिलेशन शुरू हुआ। इसके बाद 2002 में नेटो रशिया काउंसिल से डायलॉग्स और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ मिली। लेकिन दोस्तों कुछ ही सालों में बात काफ़ी बिगड़ी। 2008 में जॉर्जिया में रशिया के डिसप्रपोर्शनेट मिलिट्री एक्शंस के कारण नेटो रशिया काउंसिल सस्पेंड कर दी गई। इसके कुछ सालों बाद 2014 में रशिया ने यूक्रेन में अग्रेसिव मिलिट्री इंटरवेंशन किया, क्राइमिया का इल्लीगल और इललेजिटिमेट एनेक्सेशन किया। नेटो ने इसके बाद नेटो रशिया काउंसिल के अंडर सभी प्रैक्टिकल सिविलियन और मिलिट्री कोऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया, जो अब तक सस्पेंडेड है। नेटो और रशियन रिलेशंस अब शैटर्ड हैं। रशिया के यूएसए के साथ प्रेजेंट रिलेशंस तो खराब हैं ही, पर यूएसए के रशिया पर कई ऐसे सैंक्शंस और रिसेंटली साइबर अटैक और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लगाए आरोपों के चलते नियर फ्यूचर में भी ये रिलेशंस बेहतर होते नहीं दिखते। ऐसे में दोस्तों अटलांटिक में एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। कैरेबियन में क्यूबा और वेनेजुएला के साथ रशिया और ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों रिसेंटली इंटरनेशनल न्यूज़ में दो इवेंट्स थोड़े चौंकाने वाले रहे। एक तो रशियन नेवी का पैसिफिक ओशन में लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल, जिसमें 20 सरफेस वॉरशिप्स, सबमरीन्स और सपोर्ट वेसल्स शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अटलांटिक ओशन में ईरान का पहुंचना। इंटरेस्टिंगली ईरान ने 29 अप्रैल 2021 को अपने दो वेसल, एक डोमेस्टिकली बिल्ड डिस्ट्रॉयर शहांद और दूसरा इंटेलिजेंस गैदरिंग वेसल मकरान, अटलांटिक ओशन में सेल कर रहे हैं। ये पहली बार है जब ईरान सक्सेसफुली अटलांटिक ओशन में इतनी दूर तक निकल पाया है। हालांकि ऑफिशियली इन दोनों की लोकेशन और डेस्टिनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, पर यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वेनेजुएला के लिए निकले थे। रशिया की ये एक्सरसाइज इंटरनेशनल वाटर्स में की जा रही है। एक तरफ से ईरान का अटलांटिक में यूएसए को रजिस्ट करना, जहां उसका बोलबाला है, दूसरी ओर रशिया का पैसिफिक में एग्रेशन नेटो कंट्रीज की डोमिनेंस को चैलेंज करता है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने पर्सनली वेनेजुएलन और क्यूबन गवर्नमेंट से इन दो ईरानियन शिप्स को वापस भेजने की बात की है, लेकिन वेनेजुएला की गवर्नमेंट इस सिचुएशन को लेवरेज बनाकर यूएस सैंक्शन से राहत पाने की कोशिश में है। हालांकि पॉलिटिको ने किसी ऑफिशियल का नाम साइट नहीं किया था। हम इस एंटी यूएसए और काउंटर नेटो सेंटिमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इससे पहले एक बार हम चार देशों की बढ़ती फ्रेंडशिप को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों मालूम होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो कई स्ट्रैटेजीज, कई रीजंस के चलते वीक हो रहा है। जियोपॉलिटिकली रशिया और चाइना यूएसए के ऑपोजिट हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन के कई सैंक्शंस के कारण चाइना का यूरोप से भी रिश्ता खराब है। ईरान की बात करें तो कई कारणों से ईरान नेटो और यूएसए से दूर है। नेटो की फंडामेंटल आइडियाज़ को ईरान ने कभी सही नहीं समझा। निल्स जॉर्डेट, जो एक पीएचडी कैंडिडेट हैं द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के, वो टफ्स यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर में बताते हैं कि ईरान नेटो के करंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फियर्सली अपोज करता है। ईरान की थेरोक्रेसी एक ईज गवर्नमेंट सिस्टम को प्रमोट करती है, जो नेटो अलायंस के कोर इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को फंडामेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है। निल्स जॉर्डेट के मुताबिक नेटो को जल्द से जल्द ईरान को अकोमोडेट करने का प्लान तैयार करना चाहिए। वेनेजुएलन क्राइसिस के बाद सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल में वेनेजुएला एकदम फंसा हुआ है। इस क्राइसिस में ईरान, रशिया, चाइना और क्यूबा जैसे देशों ने उसकी मदद की है। दोस्तों वेनेजुएला में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन पुअर है। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो ने रिसेंटली 18 जून 2021 को कहा था कि यदि वेनेजुएला अपना ऑयल प्रोड्यूस कर बेच नहीं सकता, गोल्ड प्रोड्यूस कर बेच नहीं सकता, बॉक्साइट या आयरन प्रोडक्शन नहीं कर सकता और इंटरनेशनल मार्केट में रेवेन्यू नहीं अर्न कर सकता, तो कैसे वेनेजुएलन बॉन्ड्स होल्डर्स को पे करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये दुनिया बदलनी चाहिए, ये सिचुएशन बदलनी चाहिए। मडुरो के पहले ह्यूगो शावेज ने वेनेजुएलन रिसोर्सेज को ओवर स्पेंड किया और जब से मडुरो ने प्रेसिडेंसी संभाली, सिचुएशन बद से बदतर हो गई। यूएस के वेनेजुएला पर कई सैंक्शंस हैं, जिसके चलते वहां इकोनॉमिक स्टैगर्ड है। कई सालों से यूएस वेनेजुएला को ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा के एक्यूजेशंस लगाता आ रहा है। यहाँ तक कि मडुरो को यूएसए एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट भी नहीं मानता। साउथ अमेरिका में एक वक्त सबसे अमीर देश रहा वेनेजुएला अब सबसे गरीब देशों में से एक है। इन्फ्लेशन पर ईयर 2300% के करीब है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक पिछले 9 सालों में इकॉनमी डीपेस्ट डिप्रेशन में है और 80% श्रिंक हुई है। एक तरफ मडुरो यूएसए के साथ डील की उम्मीद में है, जो इंस्टेंटली नहीं हो सकती। वहीं रशिया, चाइना, ईरान,
क्यूबा और वेनेजुएला सभी नेटो और यूएस के अपोज में हैं और सभी धीरे धीरे अलाइज बन गए हैं। पैसिफिक से लेकर अटलांटिक और कैरेबियन रीजन में ये दोस्ती नेटो एज वेल एज यूएसए के लिए खतरनाक है। इन 4 कंट्रीज के अलायंस मडूरो के प्रेसिडेंट बनने के समय से ही गहरे हुए हैं। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक 5 कंट्रीज रशिया, ईरान, क्यूबा, चाइना और टर्की मडूरो के वेनेजुएलन प्रेसिडेंट बनने के पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें चाइना और टर्की रिलेटिवली साइलेंट हैं। दोस्तों, निकोलस मडूरो आज पावर में नहीं होते यदि 5 की अलाइज यानी रशिया, चाइना, क्यूबा, ईरान और टर्की से सपोर्ट रिसीव नहीं होता। इन स्टेट्स ने फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट देकर मडूरो रजीम को डेवलप होने में हेल्प की है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज या CRIS में पब्लिश एक एनालिसिस के मुताबिक इन सभी देशों के मडूरो रजीम को हेल्प करने में अपने अपने फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं। हम एक एक करके सभी 5 देश के वेनेजुएला को की गई हेल्प देखते हैं। रशिया और वेनेजुएला के बीच एक लंबी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है। कमर्शियल रिस्क के बारे में बिल्कुल मिनिमम कंसर्न से रशिया वेनेजुएला के लिए लेंडर बना रहता है और ऑयल सैंक्शंस, फ्यूल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मिलिट्री सप्लाईज भी देता है। चाइना ने वेनेजुएला को 2017 के पहले तक करीब $20 बिलियन लोन में दिया है। हालांकि अब भी चाइना मडूरो रजीम का एक साइलेंट सपोर्टर है। ईरान और वेनेजुएला के रिश्ते सिंबॉलिक और रिटोरिकल हैं, जो चावेज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआती सालों से ही है। लेकिन पिछले साल इस पार्टनरशिप में कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि दोनों देश वर्ल्ड स्टेज पर आइसोलेटेड हैं। क्यूबा और वेनेजुएला में आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस डीपली रन करते हैं और चावेज एडमिन के वक्त इमर्ज हुए थे। क्यूबा यूं तो वेनेजुएला पर एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंट है, पर मडूरो रजीम की इंटेलिजेंस अपरेटस रजीम की आइडियोलॉजिकल रिटोरिक और मिलिट्री पर ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस रखता है। इन सभी पार्टनर्स और सपोर्टर्स में टर्की रिलेटिवली नया पार्टनर है और वेनेजुएला के इलिसिट गोल्ड ट्रेड में फैसिलिटेटर के रूप में इमर्ज हुआ है। ये पार्टनरशिप 5 में सबसे अनयूजुअल है, क्योंकि टर्की का यूएसए के साथ भी एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक रिलेशन है। 6 देशों के इस ग्रुप में कुछ टाइज, फॉर एग्जाम्पल वेनेजुएला ईरान टाइज ऐसे हैं जो कई दशकों से एंटी यूएसए सेंटिमेंट्स के साथ चलते आ रहे हैं। कुछ टाइज नेटो के अपोजिट हैं, जैसे ईरान, रशिया। इस तरह से ओवरऑल एक एंटी यूनाइटेड स्टेट्स और एंटी नेटो ग्रुप बन रहा है, जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में अपने पैर जमा रहा है। ये नेटो और यूएसए के लिए एक सीवियर कंसर्न है। पिछले कई सालों में न्यूमरस एग्जाम्पल हैं जो वेनेजुएला से लेकर रशिया द्वारा पैसिफिक और ईरान द्वारा अटलांटिक ओशन में अपने एफर्ट्स को बढ़ाने को दिखाते हैं। रशिया का वेनेजुएला में प्रेजेंस केवल स्ट्रैटेजिक है। वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व से रशिया को सीधे कोई फायदा नहीं है और रशिया के पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खुद के पास हाईली वैल्यूएबल रिजर्व्स हैं। लेकिन फिर भी रशिया अपनी प्रेजेंस को साउथ अमेरिकन कंट्री में रखकर यूएसए के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बना रहा है। चाइना भी धीरे धीरे अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बना रहा है। कई रीजन में चाइना पहले से प्रेजेंट है, कई रीजन में डिस्क्रीटली और कई रीजन्स में एग्रेसिवली प्रेजेंट होने की कोशिश में है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।